नमस्ते भारत। आज हम जानेंगे सीआईटी टीवी कैसे काम करती है और इसको खोलूंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि आप स्क्रीन पे ये चैनल देखते हो कैसे आते हैं, सैटेलाइट से टीवी क्या कनेक्शन कैसे होता है जिससे आप 400 से 500 चैनल्स अपनी टीवी में देख पाते हो। अब बड़े ध्यान से सुनना, ये मकसद थोड़ा सा अलग है। किताब कॉपियों से आप सब पढ़ते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, लेकिन मेरा जो यहाँ पे एम है वो ये है कि चीजों को रिवर्स इंजीनियरिंग करके आपको समझाया जाए। ये बिल्कुल हटके है, अभी तक ऐसा कोई नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर यूज होने वाली फिजिक्स केमिस्ट्री आपको फील करा दी जाए। अब आप पूछोगे ये किस तरीके के लोगों को पढ़ना चाहिए, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि क्लास 9th से लेकर 12th तक आईआईटी जेईई नीट की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं, बल्कि वो लोग भी देख सकते हैं जो साइंस के प्रति जिज्ञासु हैं। तो कहने का मतलब यह है थोड़ा पढ़ने का तरीका बदलते हैं। मैं कहता हूं आप सनी यादव सर को 40 से 50 मिनट दे दो, हर हफ्ते 2 बार, कोई दिक्कत नहीं, आपको मजा आ जाएगा पढ़ाई में। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं और इसकी खुलाई करते हैं। बस आपसे निवेदन यह है कि इस वीडियो को मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है, तो कृपया अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने सारे दोस्तों को और उन लोगों को जो साइंस के प्रति जिज्ञासु हैं सबको भेज देना, जिससे ये मेरी मेहनत सफल हो जाए और आगे मैं टीवी ही नहीं फ्रिज एसी और बहुत सारी मशीनें खोल के आपको दिखाऊं, जिससे मेरे को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं विश्व के सबसे पहले टीवी से। इसका नाम है ऑक्टेन टीवी। सन 1927 में ये पहला टीवी आया जिसमें हमने चलचित्र को देखा। चलचित्र मतलब वीडियो को सबसे पहले देखा। ये दो चुलबुले लोग आपस में बातें कर रहे हैं। ये बड़ा सा बक्सा जो है इसी को ऑक्टेन टीवी बोला। इसकी जो शक्ल दिख रही है ना वो ऑक्टेन शेप की थी, इसीलिए इसका नाम ऑक्टेन रखा। अब जैसे जैसे समय गुजरता गया टीवी में बहुत ही ज्यादा फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुए। इस टीवी के बाद ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आए जो कि सीआईटी टीवी थे। ये जो मेरे हाथ में टीवी लगा था वो कलरफुल सीआईटी टीवी था, ठीक है। सीआईटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। अब आप देख रहे हो एलसीडी भी आ गया, एलईडी भी आ गया, फोल्डेबल टीवी भी आ रहे हैं। पता नहीं भयानक तरीके से टीवी एकदम से चेंज कर रहे हैं, ठीक है, समय के साथ साथ। खैर मैं आपको सिखाऊंगा आज सीआईटी टीवी कैसे काम करता है, चाहे मुझे टीवी फोड़ना पड़े या कुछ भी करना पड़े, सारी चीजें और इसमें यूज होने वाली फिजिक्स केमिस्ट्री बढ़िया तरीके से सिखाने की मेरी जिम्मेदारी। तो चलो अब हम ये देखते हैं कि सैटेलाइट से कैसे सिग्नल आते हैं और वही सिग्नल हमें टीवी में दिख जाते हैं। तो सैटेलाइट वाला केस मैं आगे समझाऊंगा। मान के चलो सैटेलाइट से सिग्नल आ गए अपने एंटीना के पास, और उन सिग्नल का नाम होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये एक तरीके से ऐसे सिग्नल होते हैं जिसके अंदर इंफॉर्मेशन इंक्रिप्टेड होती है जो हमें दिखानी है वीडियो के फॉर्म में। तो एक तरीके से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है जिसमें हमारे सारे के सारे वीडियो छिपे हुए रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक सिग्नल से तो दिखेंगे नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी मशीन बनानी पड़ेगी जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल विजुअल सिग्नल में बदल जाएं। विजुअल का मतलब ऐसे सिग्नल में बदल जाएं जो हमें दिखने लग जाए। तो ये जो बीच का पूरा हिस्सा है, एंटीना से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा, वो अपने टीवी के अंदर सीआईटी बोर्ड में जाएगा, सीआईटी सर्किट बोर्ड में घुसा। अभी सर्किट बोर्ड के बाद ये जाएगा सीआईटी ट्यूब में। अभी समझाता हूं सीआईटी ट्यूब क्या होता है। इसे बोलते हैं हम कैथोड रे ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको हम? कैथोड रे ट्यूब। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छे। अब इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर पास होगा वो सिग्नल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यहां एक फिलामेंट होता है, उसको ये गर्म कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। अब वो फिलामेंट गर्म हो गया, अब वहां से इलेक्ट्रॉन्स वगैरह निकलेंगे। तो यहां पे सामने स्क्रीन पर, टीवी की स्क्रीन पर हमको क्या दिख जाता है? वीडियो दिखेगा, हमको फिल्म दिखेंगी, हमको पिक्चर दिखेंगी। अब बड़े ध्यान से सुनना, आपको लगता है कि आपको वीडियो या मूवी दिख रही है, लेकिन असलियत में वो पिक्चर दिखती है, और उसी को बोलते हैं विजुअल सिग्नल, क्योंकि वो हमें पिक्चर विजुअलाइज हो गई स्क्रीन पर, ठीक है। आज तक न्यूज चैनल चल गया स्क्रीन पर, है ना, जिसने हमारे माइंड में कुछ गंदी संदी न्यूज दे दी। सनी यादव, फन इन पाठशाला वाले सनी यादव सर का वीडियो टीवी पर चल गया, है ना, जिसकी वजह से मैं आपको दिख रहा हूं, है ना। तो वो होता है विजुअल सिग्नल। एक्चुअली में वीडियो वगैरह नहीं बनती, सीधे नहीं आती। होता क्या है, स्क्रीन पर पिक्चर ही दिखती है, यानी कि इमेज ही दिखती है किसी भी चीज की, लेकिन हमको वो इमेज इतनी फास्ट दिखाई जाती है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमें वीडियो दिख रही है। जैसे कि 24 FPS, इसका मतलब क्या है सर? 24 फ्रेम पर सेकंड,
यानी कि 1 सेकंड के अंदर हमें 24 फ्रेम दिखा दिए जाते हैं, इमेजेस दिखा दी जाती हैं। फिर हमें ऐसा लगता है कि भाई हमने कितनी बढ़िया वीडियो यानी कि चलचित्र देख लिया। समझ में आया? 1 सेकंड में 24 फोटो आप देखो तो चलते हुए ही नजर आएंगे ना, इसीलिए वो हमें इमेजेस वीडियो के फॉर्मेट में नजर आती हैं। चलो, मुझे लगता है कि आपको ये मोटा मोटा डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कैथोड रे ट्यूब आखिरकार कैसे काम करता है। पहले हम इसको खोल के देखते हैं, फिर समझेंगे इसके पेट के अंदर क्या है। CRT निकलेगा, कैथोड रे ट्यूब, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर एनिमेशन से भी करूंगा। चलिए, ये देखो हमने इसका पेट ओपन कर रख दी। हाँ, अभी हमने प्लास्टिक बॉक्स साइड में फेंक दिया। ये टीवी की पूरी पिक्चर ट्यूब है। इसके पीछे ये होती है इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। इवैक्यूएटेड का मतलब होता है इसके अंदर हवा नहीं होती, इसके अंदर लगभग वैक्यूम होता है। अब इसके अंदर फिलामेंट है, जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे उस फिलामेंट को करंट मिलेगा और वो होगा गर्म। और इसी के अंदर कैथोड है। कैथोड का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकना। अब कैथोड गर्म हो गया तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब यहाँ पे एक एनोड इधर लगा होता है, दूसरा एनोड भी इधर ही लगा होता है। पहला एनोड क्या करता है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसकी स्पीड कम होती है, तो पहला एनोड उसे एक्सेलरेट करता है। एनिमेशन में दिखाऊंगा अभी। अब देखो यहाँ पे दूसरा जो एनोड है वो क्या करेगा? फोकस करेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन सीधे निकलेगा तो केवल और केवल सेंटर पर इमेज बनेगी, लेकिन हमें तो पूरी टीवी स्क्रीन पर चाहिए ना। तो यहाँ पे जो दूसरा एनोड क्या है, वो फोकस तो करता है, लेकिन साथ में ये इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी हुई है। यहाँ पे इसके अंदर 2 प्लेटें हैं, पूरी डिटेल में समझाऊंगा अभी, पहले सुन लो। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर 2 प्लेटें, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट है, एक वर्टिकल प्लेट है। वो इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करती है। डिफ्लेक्ट का मतलब अलग अलग एंगल पर डिफ्लेक्ट करती है, और यहाँ पे स्क्रीन पर सारे इलेक्ट्रॉन्स को फैला देती है, जिससे पूरी की पूरी स्क्रीन पर इमेज हमें मिल जाए, ना कि सेंटर पर मिले। और कलरफुल टीवी में 3 तरीके के कलर यूज होते हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड। उन्हीं ग्रीन, ब्लू, रेड कलर को मिला के हमें पूरे कलर मिल जाते हैं। उन्हीं तीनों को मिलाकर पूरे कलर बनते हैं। तो अब है ना, पहले हम इस चीज को समझते हैं, कैथोड क्या होता है, इसके अंदर ये ट्यूब क्या करती है एनिमेशन के साथ, फिर इसे पूरी खोलेंगे। ठीक है, अब बड़े ध्यान से सुनना। कैथोड ट्यूब जो होती है उसका सबसे पहले 1897 में जर्मन फिजिसिस्ट ब्राउन ने आविष्कार किया, और ये इतना बड़ा आविष्कार था, ये मान लो दुनिया में हमें सबसे पहले दूर की चीजें देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, चलचित्रों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इसी ट्यूब की वजह से। अब इसके अंदर कैथोड होती है। अब ये कैथोड ट्यूब को एक्सप्लेन कर लेता हूं मैं पहले। कैथोड ट्यूब जो होती है वो यू ट्यूब होती है। कैसी होती है? यू शेप की एक ट्यूब होती है, जिसमें प्लेटिनम और टंगिस्टन जैसे मेटल लगे हुए रहते हैं। इन मेटल को लगाने का खास काम इसीलिए भी है क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव मेटल होते हैं, एक तरीके से इनर्ट मेटल होते हैं, तो ये फालतू में रिएक्शन नहीं करते किसी के साथ, आसानी से घुल मिल नहीं जाते हैं, इसीलिए इनको इस्तेमाल किया है। और इसके ऊपर कोटिंग भी की गई है बेरियम एंड स्ट्रोंटियम ऑक्साइड की। तो ये यू ट्यूब जो बनती है इन मेटल की बनती है। अब बड़े ध्यान से सुनो, कैथोड के बारे में आप समझ गए कौन से मेटल इस्तेमाल होते हैं। अब ये पूरा का पूरा जो है वो CRT है। ये क्या है? CRT। इस CRT को हम समझते हैं, फिर इसी को हम एनिमेशन से भी देखेंगे। देखो, ये इलेक्ट्रॉन गन है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, इसको हम इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन गन का मतलब ऐसी गन जिसमें से इलेक्ट्रॉन फेंक रही है, जो कि बंदूक की गोली निकलती है और इलेक्ट्रॉन गन में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बहुत स्पीड से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन गन है, इसके अंदर ये फिलामेंट है। ये क्या है? ये जो है फिलामेंट है। अब हमने जैसे ही स्विच दबाया, करंट के अभाव की वजह से, एनर्जी की वजह से, ये फिलामेंट गर्म हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है, हीट हो जाता है। अब जैसे ये हीट होगा, इससे इसके जस्ट आगे कैथोड लगी हुई होती है। कैथोड, यू ट्यूब जो अभी यू शेप की ट्यूब जो हमने पढ़ी थी, वो कैथोड लगी हुई होती है। उसी कैथोड में से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, बाहर निकलते हैं। एमिट का मतलब जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो ये एक ही लाइन में नहीं निकलेंगे, एक ही बीम में नहीं निकलेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इस कांच के अंदर, इवैक्यूएटेड वैक्यूम ट्यूब के अंदर फैल जाएंगे। इसीलिए क्या किया, एक आगे कंट्रोल ग्रिड लगा दिया, जिसमें से दरवाजा बना दिया, एक बहुत छोटा सा। ये दरवाजा देख रहे हो ना, और ये दरवाजा बनाने का पर्पस था कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फैले ना, एक ही द्वार से जाएं, सीधे एक ही लाइन में चलें, कुछ इस तरीके से एक ही लाइन में चलें इसमें से निकल के। तो ऐसा ही हुआ।
इलेक्ट्रॉन को हमने एक लाइन में बीम, इलेक्ट्रॉन बीम बना दी। बीम का मतलब होता है एक तरीके से एक ही लाइन में बहुत स्पीड से चलना। नंगी आंखों से तो इलेक्ट्रॉन दिखता नहीं है। चलो भाई साहब, इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन को यहां से लेके यहां तक की दूरी तय करनी है। तो अभी अगर ये स्पीड से निकलेगा तो काम बन जाएगा, लेकिन अगर ये धीरे निकल रहा है तो यहां तक नहीं पहुंच पाया, तो फिर क्या किया जाता है, इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए एनोड लगाया जाता है। और किसी भी चीज की स्पीड बढ़ानी है तो उसे एक्सेलरेट करना पड़ता है। पढ़ते हो फिजिक्स में कि नहीं? एक्सेलरेट का मतलब त्वरित करना पड़ता है। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को त्वरण दे दिया इस एनोड ने, तो ये आगे की तरफ भागेगा। अब समस्या सुनना बड़े ध्यान से। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा क्यों? देखो, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, और जब हम स्विच ऑन करते हैं तो कैथोड पर नेगेटिव वोल्ट आ जाता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाता है, विभवांता क्या आ जाती है, नेगेटिव। और ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, रिपल करते हैं। क्या करते हैं, रिपल, यानी कि एक दूसरे से चिपकते नहीं है बल्कि दूर दूर भागते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से दूर भागता है। दूर भाग गया, इस छेद में से निकल गया, उसके बाद एनोड आएगा। पहला एनोड क्या करेगा, इसकी स्पीड बढ़ा देगा, इसे एक्सेलरेट कर देगा। सही है भाई। अब यहां से क्या, इसकी स्पीड बढ़ गई। अब ये दूसरा एनोड आएगा फिर, और ये जो दूसरा एनोड है वो क्या करेगा, फोकस करेगा। फोकस करेगा, इसे फोकसिंग कॉइल के नाम से भी बुलाया जाता है। फोकसिंग कॉइल का काम क्या होता है, जो दूसरा एनोड है वो ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन भैया अपना रास्ता भटक ना जाए, कहीं इसी कांच के ट्यूब में इधर उधर ना हो जाएं, तो वो फोकस करते हुए सीधे जाएं, यानी कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो भटके ना, रास्ता सीधे जाए, बिल्कुल सीधे। ठीक है, लेकिन अगर ये अपनी मर्जी से नीचे गिर जाता तो काम नहीं बनता। ये क्या चाहेगा, फोकस करे, बिल्कुल सेंटर की तरफ सीधे जाए। लेकिन यहां पे दो कॉइल लगाई जाती हैं, डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स जिनको बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से ये डिफ्लेक्टिंग कॉइल काम करती हैं। अब इस डिफ्लेक्टिंग कॉइल के अंदर दो तरीके के प्लेट होती हैं। एक तो होती है वर्टिकल प्लेट, ये क्या है, वर्टिकल प्लेट। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेट। ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है प्लेट्स का। अगर ये दो प्लेट नहीं होती तो क्या होता, इलेक्ट्रॉन सीधे जाता और स्क्रीन पर यहां टकराता और एक ब्राइट स्पॉट बना लेता। कहां पे टकराता, यहां पे। लेकिन हमारे पास तो स्क्रीन बहुत बड़ी होती है ना टीवी की, तो ये स्क्रीन है टीवी की अभी। अब इस स्क्रीन पे हमें पूरी पे इमेज चाहिए, वीडियो चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि हम ये चाहेंगे कि जो इस पे इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं वो सेंटर पे ना टकराएं। कैसे टकराएं, पूरी वर्टिकल लाइन में, मतलब ऐसे ऐसे टकराएं, यानी कि पूरी टीवी पर आए। मान लो ये टीवी की स्क्रीन है, ये क्या है, टीवी की स्क्रीन। तो स्क्रीन पर इमेज कैसे बनती है, ऊपर से शुरू हो रही है, मान लो बनना ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे, नाचेंगे ऐसे 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 ऐसे। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा स्क्रीन पर, तभी पूरी की पूरी इमेज का फॉर्मेशन होगा, तभी पूरी की पूरी पिक्चर बनेगी। तो पूरी स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन को फैलाने के लिए दो प्लेट लगाई जिनका नाम था डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स या डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स। अब एक तो वर्टिकल प्लेट है जिसमें, एक है हॉरिजॉन्टल प्लेट। वर्टिकल प्लेट क्या करती है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे उनको अलग अलग एंगल पर डिफ्लेक्ट करती है। डिफ्लेक्ट का मतलब मोड़ देती है। और वर्टिकल प्लेट क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टल मोड़ेगी, यानी कि ऐसे 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 ऐसे। ये टीवी की स्क्रीन है, ऐसे ऐसे मोड़ देगी इलेक्ट्रॉन को। समझ में आया कि नहीं? लेकिन जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है वो ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी। मान लो कुछ एंगल ऐसे गए, कुछ एंगल ऊपर गए, कुछ सीधे जा रहे हैं, कुछ सीधे एंगल पर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे करके एक पूरी स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन्स फैल जाएंगे। अब इसे एनिमेशन के साथ देखते हैं जिससे तुम्हें मजा आएगा। अपने पास ये है अपना फिलामेंट, अब ये है अपना कैथोड। अब जैसे ही फिलामेंट ने कैथोड को गर्म किया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, जूम निकल भाई, हाँ निकलेगा, निकल निकल। अब ये एनोड की पहली प्लेट से पास होगा तो देखना इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। बढ़ गई कि नहीं? सही है, देख लिया आपने, दोबारा देखो। एनोड की प्लेट से जैसे ही बाहर निकला स्पीड बढ़ गई। अब आगे देखो क्या हुआ। आगे आप देख सकते हो कि ये वाली जो प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है इसी को हमने बोला है वर्टिकल प्लेट, और ये वाली जो प्लेट है इसको हमने बोला है हॉरिजॉन्टल प्लेट। वर्टिकल प्लेट क्या करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्ट करेगी, और स्क्रीन पर वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे, वर्टिकल प्लेट हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करेगी और हॉरिजॉन्टल प्लेट
वर्टिकली डिफ्लेक्ट करेगी। देखो ये निकला, अब यहाँ एनोड से पास हुआ, एक्सेलरेट हुआ और वर्टिकल प्लेट में से जैसे ही निकला था, दोबारा देखो, जैसे ही वर्टिकल प्लेट में से बाहर निकला तो ऐसे ऐसे फैल गया स्क्रीन पर कि नहीं? देखो फैलेगा, ये देखो फैल गया कि नहीं? ऐसे सेम हॉरिजॉन्टल के केस में होगा, है ना। तो ये एनिमेशन से देख लिया अब आपने, कैथोड रे ट्यूब समझ लिया और ये भी देख लिया कि स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे चल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर ये स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन चल तो रहे हैं लेकिन वो हमें दिखते कैसे हैं? तो चलो अब हम स्क्रीन की चर्चा करते हैं। ये देखो ये टीवी की स्क्रीन है, आप जो देखते हो वो कांच होता है सामने, ग्लास, उस ग्लास के पीछे फास्फोरस होता है और उस फास्फोरस के आगे एल्यूमिनियम की पतली सी लेयर होती है और ये पीछे इलेक्ट्रॉन गन होती है। अब होगा इसमें कुछ असली काम, आखिरकार इसके अंदर क्या छिपा है। चलो तोड़ना इसको चालू करते हैं। फूट गया फूट गया फूट गया। अब इसके अंदर हम देखेंगे आखिरकार क्या होता है। वाह, ये देख रहे हो आप, ये पूरी पिक्चर ट्यूब है ये हमारी पिक्चर ट्यूब कुछ इस तरीके से लगी हुई थी, अब निकल गई है। और तोड़ते हैं इसको थोड़ा सा, ये तो अब बड़ी जल्दी टूट रहा है। ये एल्यूमिनियम है, तो ये CRT ट्यूब को हटा दिया है मैंने अब, और ये एल्यूमिनियम बॉक्स है, इसको भी निकाल देता हूं मैं, फिर देखता हूं कि आखिरकार अपनी फास्फोरस स्क्रीन कैसी होती है। हाँ, तो अब ये क्या आया अपने पास, तो ये पिक्चर ट्यूब हमने फोड़ दी है। अब ये अंदर जो निकली है इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जो कि फास्फोरस की बनी हुई होती है, यही स्क्रीन चमकती है। अब ये फास्फोरस डॉट दिख रहे होंगे आपको, होता क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बहुत तेज और डिफ्लेक्ट होने के बाद स्क्रीन के ऊपर हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे करके आ जाते हैं, ठीक है, वर्टिकल ऐसे ऐसे करके आ जाते हैं, और पूरी पिक्चर में से रेड ग्रीन ब्लू तीन ये प्राइमरी कलर्स निकालते हैं। अब ये प्राइमरी कलर से ही मिलके सारे कलर बनते हैं और पिक्चर आपको कलरफुल दिखती है। ऐसे टीवी के अंदर आपको चैनल्स दिखते हैं, कलरफुल वीडियोस दिखती है। तो ये CRT सर्किट कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हो, है ना। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आप देखो सामने, इसको ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। क्लास 12th में आप डिटेल में पढ़ोगे इसको, है ना। अब जैसे कि ये रजिस्टर है, कहाँ है, ये बहुत सारे रजिस्टर लगे हैं इसमें, ये रहा। हाँ, तो ये रजिस्टर मैं आपको निकाल के दिखाता हूं कैसा होता है। तो देखो इधर आजा। तो असलियत में रजिस्टर कुछ ऐसा होता है, इसमें ये 3 लाइन बताती हैं कि कितने ओम का रजिस्टर होगा, कैलकुलेशन होती है उसकी अलग से। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखो, आप रजिस्टर कुछ इस तरीके से बनाते हो और असलियत में देख लिया कैसा है। ट्रांसफॉर्मर ये रहा। अब फ्यूज की बात करें तो अब ये है फ्यूज, और क्लास 12th में आप जैसे डिटेल में पढ़ोगे कुछ इस तरीके का दिखता है ना। कैपेसिटर में आप 2 प्लेट बना देते हो पैरेलल, लेकिन असलियत में यहाँ पे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लगा हुआ होता है, और वो ये रहा, ये होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। और यहाँ पे देखो ये सब ये मोटे मोटे दिख रहे हैं ना, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होते हैं ये। और आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी पढ़ा होगा कुछ, ये 2 प्लेट्स रहती हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर जो आप क्लास 9 से लेकर 12th तक पढ़ते हो। चलो आगे चलते हैं। कैपेसिटर की ऐसा यूनिट होती है फैराड, ठीक है, और जो कि बहुत बड़ी मात्रा होती है फैराड, इसीलिए इसको माइक्रो फैराड में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 1 माइक्रो का मतलब हो गया 10⁻⁻⁶। तो कैपेसिटर भी आप पढ़ोगे तो देख लो, अभी मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, बड़ा मजा आएगा आपको। आप मेरे को भरपूर इस तरीके की वीडियो पर प्यार दो, तो मैं जिससे क्या आगे बहुत अच्छी वीडियो बनाऊं। अपने अभी खत्म नहीं हुआ, रुको। टीवी में पिक्चर्स कैसे बनती हैं ये आपने देख लिया। अब हम समझेंगे सैटेलाइट की मदद से इस टीवी के अंदर 300 से 400 चैनल्स कैसे आते हैं। पर उससे पहले एक आपसे बात करना चाहूंगा, प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना। और इस वीडियो को बनाने में 7 दिन लगे हैं। मैं चाहता हूं कि सारी चीजों को एक्सपेरिमेंटल के थ्रू और रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू आपको फील करा दूं। किताब कॉपी में तो सब पढ़ते हैं, लेकिन ये भारत का मुझे लगता है सबसे नया तरीका है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं चीजों को खोल के। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने दोस्तों के साथ, हर उस छात्र के साथ, हर उस बड़े व्यक्ति के साथ शेयर करो जो साइंस के प्रति बड़ा जिज्ञासु है। तो
उसके पास ये चैनल जाना चाहिए, जिससे मैं आगे आने वाली वीडियोस बहुत अच्छी बनाऊं। आप मेरे चैनल में चेक करना, 2 मिलियन व्यू, 1 मिलियन व्यूज ऐसे आ चुके हैं अच्छी अच्छी वीडियोस पर। आप चेक करना, आपको मिल जाएंगी वो वीडियोस और आप भी देखना। चलिए आगे चलते हैं। अब हम सीखेंगे सैटेलाइट की मदद से कैसे हमारी टीवी के अंदर 300 से 400 चैनल चलते हैं, ब्रॉडकास्ट होते हैं। चलिए समझते हैं। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि जैसे अर्थ सूर्य के चक्कर काटती है, ठीक है, जैसे पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चक्कर काट रही है, और यही पृथ्वी अपनी एक्सिस पर भी घूमती है, यानी कि अक्ष पर भी घूमती है। हम सबको पता है कि दो तरीके से पृथ्वी घूमती है, एक तो सूर्य के चक्कर काटती है, एक अपनी एक्सिस पर घूमती है। और एक्सिस पर पृथ्वी सीधे नहीं घूमती, 23.5 डिग्री के एंगल पर झुककर घूमती है। कहां से? वर्टिकल लाइन से, वर्टिकल लाइन से, ये बात याद रखना। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने एंगल पर पृथ्वी झुकी हुई होती है कंपटीशन एग्जाम में, 23.5 डिग्री पर, ठीक है। अब ये अपने अक्ष पर ऐसे ऐसे घूम रही है, तो होता क्या है, इस अर्थ के आसपास मून चक्कर लगाता है कि नहीं, चंद्रमा चक्कर लगाता है कि नहीं, ठीक है। तो मून को क्या बोल दिया है? सैटेलाइट। पृथ्वी के इर्द गिर्द जो भी चीज घूम रही है ना, उसको सैटेलाइट बोल देते हैं, और मून पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट होता है। समझ में आई कि नहीं आई बात? अब देखो होता क्या है, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ, स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट यानी कि रुका हुआ, ऑर्बिट का मतलब होता है कक्ष, यानी कि अर्थ के सापेक्ष में जो सैटेलाइट है वो रुकी हुई अवस्था में होगी। कहने का मतलब यह है, अर्थ जितने वेग से मान लो ऐसे घूम रही है, उतने ही वेग से ये सैटेलाइट साथ साथ घूमेगी। जब भी तो मान ले ये मेरे घर आगरा में ना, तो ये आगरा है और ये आगरा के सामने लगी हुई सैटेलाइट है, तो 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है। मान लो आगरा घूम के 6 घंटे में यहां आ गया, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो आगरा कहां गया? यहां आ गया। तो ये सैटेलाइट इस ऑर्बिट में इसी के साथ घूमेगी घूमेगी और आगरा के सामने ही रहेगी। मान ले ये वाली सैटेलाइट अमेरिका के किसी कॉर्नर में, अमेरिका का ये मान लो वॉशिंगटन डीसी है, वॉशिंगटन डीसी, और उसके सामने ये सैटेलाइट है। तो मान लो 12 घंटे के बाद वॉशिंगटन डीसी घूम के कहां पहुंच गया? यहां आ गया। तो वॉशिंगटन डीसी के सामने वाली जो सैटेलाइट थी वो भी घूम के कहां जाएगी? यहां आ जाएगी। तो जिस स्पीड से अर्थ घूम रही है उसी स्पीड से ये सारी की सारी सैटेलाइट घूमेंगी। इसीलिए अर्थ के सापेक्ष में ये सैटेलाइट रेस्ट में होती हैं। तो स्टेशनरी का मतलब हो गया रेस्ट और जियो का मतलब हो गया अर्थ, है ना, रुकी हुई अवस्था में रहती हैं, अर्थ के सापेक्ष में घूमती तो हैं, लेकिन अर्थ पर अगर ये व्यक्ति बैठ के देख रहा है तो ये सैटेलाइट उसी के सामने होगी हमेशा। ये सैटेलाइट आगरा के लिए तो आगरा के सामने ही रहेगी, ये अगर वॉशिंगटन डीसी के लिए तो वॉशिंगटन डीसी के लिए रहेगी। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा नहीं है कि ये सैटेलाइट घूम के चली गई, कभी अमेरिका चली गई, कभी वेस्ट बंगाल चली गई, कभी कहीं चली गई, ऐसा नहीं है। जिस शहर के सामने है ये उसी शहर के सामने हमेशा रहेगी, ये अर्थ के सापेक्ष में रुकी हुई अवस्था में रहेगी। अब यहां पे क्लास 11th का ग्रेविटेशन चैप्टर बहुत खूबसूरती से काम करता है। पहले एक बात बताओ कि अर्थ को घूमने में कितना चक्कर टाइम लगता है? 24 घंटा। जो टाइम होता है अर्थ को घूमने में वो कितना होता है? अगर हम पूरा एक्यूरेट लिखें तो 23 घंटा 56 मिनट, है ना, 23 घंटा 56 मिनट शायद 4 सेकंड करीब होता है, ऐसा ही कुछ होता है। इसी को हम कितना लिख देते हैं? लगभग 24 घंटा, ठीक है। अब हमारे पास एक सूत्र होता है, वो क्या होता है? T = 2π/ओमेगा। ओमेगा का मतलब क्या है? अर्थ के घूमने की जो स्पीड है, वेग है, कोणीय वेग बोलते हैं इसको। अब 2 और पाई तो कांस्टेंट है, टाइम हमें पता चल गया, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम? सेकंड में। और ओमेगा को निकालना है तो ओमेगा = क्या आएगा? 2π/T। तो यहां से ओमेगा आ जाएगा, यानी कि अर्थ कितनी स्पीड से घूम रही है। तो क्या हमें पता चल गया अर्थ कितनी स्पीड से घूम रही है? उतनी ही स्पीड से हमको ये सैटेलाइट घुमानी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भैया ये अक्ष अर्थ के सेंटर से कितनी दूर होना चाहिए? और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सिर्फ और सिर्फ इसी ऑर्बिट में घूमेंगी, इसी कक्ष के अंदर घूमेंगी। अब इसके अलावा अगर आगे आप कक्ष बना दोगे तो इसमें ये नहीं घूमेंगी, फिर ये अर्थ की स्पीड से नहीं घूम पाएगी। तो बड़े ध्यान से सुनना,
इस कक्ष के अंदर टोटल जो लिमिट है वो 1800 सैटेलाइट घुमाने तक की है। 1800 सैटेलाइट अगर घूम गई इसमें तो उससे एक ज्यादा सैटेलाइट फिट नहीं होगी, अगर करेंगे भी तो काम ढंग से नहीं करेंगी। लेकिन 2018 के डाटा के अनुसार इस कक्ष के अंदर 448 सैटेलाइट हैं, 448 सैटेलाइट हैं भाई साहब। तो इतनी सारी सैटेलाइट हमें टीवी चैनल्स को ब्रॉडकास्ट करने में हेल्प करती हैं। तो आप ये बताओ, टाइम पीरियड से हमें ये पता चल जाएगा कि ओमेगा क्या है, किस स्पीड से अर्थ घूम रही है, उसी स्पीड से हमको क्या करना है, सैटेलाइट को घुमाना है। तो यहां से यहां तक की दूरी चाहिए। अब हम जानते हैं कि ये जो सैटेलाइट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से घूम रही है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है प्यारेलाल, Gm/r²। दो भारी वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। अब इसका मास यदि m है अर्थ का, और इस सैटेलाइट का मास कितना है, छोटा m, तो इसका फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F=Gmm/r²। ये न्यूटन अंकल ने बताई थी हमें ये बात। अब बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये अर्थ के आसपास सैटेलाइट घूम रही है गोल गोल किसी कक्ष में, वैसे ये गोल नहीं घूमती, वैसे ये इलिप्स के ऑर्बिट में घूमती है, इलिप्स में घूमती है, अंडा के आकार की शेप में घूमती है ऐसे, क्योंकि अर्थ भी क्या है, एक अंडा आकार है। लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए मान के चलते हैं कि ये गोल गोल घूम रही है सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द। तो जो भी वस्तु गोल गोल घूमती है, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि उसमें एक अभिकेंद्रीय बल लगता है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो यहां पे जो ग्रेविटेशन फोर्स है भाई इसे घुमाने का कारण बन रहा है कि नहीं, और ग्रेविटेशन फोर्स ही इसे घुमाने का कारण बन रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता, जिस फोर्स की वजह से वो घूम रही होती है उसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल देते हैं। यानी कि घूमती हुई वस्तु पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और कुछ नहीं, यहां पे जो ग्रेविटेशन फोर्स है ना वही सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो यहां लिखूंगा, देखो Gmm बराबर किसके है, Gmm/r²। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा प्यारे लाल, वो होता है तुम्हारा mv²/r, अगर b वेलोसिटी लोगे तो। लेकिन हमें अगर ओमेगा के टर्म में लिखना है तो m²/r। ओमेगा यहाँ पे स्पीड है किसकी, किसकी, अर्थ की बोल लो या सैटेलाइट की बोल लो, घूमने वाली स्पीड, एंगुलर स्पीड बोलते हैं इसको, यानी कि बोलो कोणीय वेग, है ना। डिटेल में जा रहे हैं हम, जो फिजिक्स को डीप नहीं समझ पा रहे हैं वो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना, क्योंकि मेरा मकसद है जो भी हम पढ़ते हैं कॉपी किताबों में क्लास 9th में, 11th में, 12th में, वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है वो हमें पता होना चाहिए, ऐसे ही हम अच्छे तरीके से रिविजन कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, m कट जाएगा, ये r वहां चला जाएगा, Gm/ ये ओमेगा भी हमको पता है, ओमेगा², और साथ में ये क्या हो जाएगा, r³। तो यहां पे देखो हमें अर्थ का मास पता है, अर्थ का वजन हमें पता है, द्रव्यमान, हमें इस g की वैल्यू पता है, और इस g की वैल्यू होती है लगभग कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको, 6.623 × 10⁻11 इसकी g की वैल्यू है। अर्थ का जो मास होता है वो लगभग 10⁻24 के बराबर होता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन 5.98 × 10⁻24 किलोग्राम के आसपास होता है। और अर्थ की जो रेडियस होती है, त्रिज्या जो होती है, वो 6400 किलोमीटर होती है। अब बड़े ध्यान से सुनना, यहां से मैं ये r की वैल्यू निकाल पाऊंगा, और ये r क्या है पता है, इसके सेंटर से लेके सैटेलाइट के सेंटर तक की जो दूरी होती है, और यही जो रेडियस होती है, ये जो त्रिज्या होती है, ये कक्ष की त्रिज्या होती है। जब इसे हम पूरा सॉल्व कर लेंगे इस फॉर्मूले की मदद से, r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां से ओमेगा आ जाएगा, वो यहां रख लेंगे, तो यहां से जो r की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी पता है, वो ये आएगी 42,164 किलोमीटर, 42,164 किलोमीटर। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमें यह पता चल गया कि अगर अर्थ के सापेक्ष में इस सैटेलाइट को घुमाना है, अर्थ के सापेक्ष में इसे रेस्ट में रखना है, तो ये इसी ऑर्बिट में घूमेगी, और अर्थ के सेंटर से उसकी दूरी कितनी होगी, 42,164 किलोमीटर। अब बड़े ध्यान से सुनना, कई बार प्रश्न ये पूछ लेता है कि बताइए ब्रॉडकास्ट चैनल्स करने वाली जो सैटेलाइट होती हैं वो अर्थ के सेंटर से कितनी दूर होती हैं, तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए।
कई बार ये भी पूछ लेता है कि अर्थ के सेंटर से नहीं बताओ हमें, तो अर्थ के सरफेस से बताओ। कहां से बताओ? सरफेस से वो दूरी बताओ। तो ये तो अर्थ की रेडियस है। अब इस पूरी दूरी में से अर्थ की रेडियस घटा दो, तो 42,164 में से कितना घटा दो? 6400। जब आप इसमें से 6400 घटाओगे तो हाइट कितनी आ जाएगी? 35,764। तो ये वाली जो दूरी है वो है 35,764। कई किताबों में इसी को लिखते हैं हम 36,000 किलोमीटर की दूरी पर। यानी कि जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हूं, मैं कहां खड़ा हूं? अर्थ के सरफेस पर। तो मेरे खड़े होने के पॉइंट से लेके ये वाली जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी? ये वाली जो दूरी होगी, त्रिज्या की बात नहीं कर रहा मैं अभी इस दूरी की बात कर रहा हूं। ये 3600 किलोमीटर की दूरी होगी प्यारे लाल। समझ में आया? वैसे तो असली 35,000 कितनी है? 35,764, लेकिन कई किताबों में 3600 किलोमीटर भी लिखा रहता है, अप्रोक्स वैल्यू लिखी रहती है ना। तो ऐसे अर्थ के सरफेस से 3600 किलोमीटर दूर ये सैटेलाइट घूमती रहती हैं। और कितनी सैटेलाइट घूम रही हैं अभी? 498। यही सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट करती हैं चैनल्स को, और कैसे करती हैं बड़े ध्यान से समझेंगे। देखो, पहले इन सैटेलाइट को पकड़ के हम सीखेंगे कि इनके अंदर क्या है। इस सैटेलाइट को पकड़ लेते हैं, ठीक है, और ये कैसे घूमती है वो भी चर्चा करेंगे। इसके लिए ईंधन कहां से आता है ये भी चर्चा कर लेते हैं। देखो, ये अपने पास सैटेलाइट है, इसके अंदर मेन जो चीज होती है वो क्या होती है बताऊं? सैटेलाइट के अंदर होता है ट्रांसपोंडर, जो कि नीचे से फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है। जो भी चैनल वाले फ्रीक्वेंसी भेजते हैं ना, वो ट्रांसपोंडर एक सैटेलाइट के अंदर कंपोनेंट फिट होता है, वो रिसीव करता है फ्रीक्वेंसी को। और ये रिसीव करने के बाद फ्रीक्वेंसी को या सिग्नल को रिसीव करने के बाद उसमें से नॉइस को हटा देता है। नॉइस मतलब इंप्रूव कर देता है, जो फालतू की साउंड होती है ना उसको हटा देता है, मतलब की चीज रखता है उसमें से, और उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देता है। यहां पे मैंने लिख रखा है क्या क्या कर देता होगा ये देखो। ट्रांसपोंडर क्या करता है? सिग्नल को रिसीव करता है, एम्पलीफाई करता है, यानी कि उस सिग्नल को बढ़ा देता है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है, उसे फिल्टर करता है, यानी कि नॉइस को उसमें से रिमूव कर देता है। तो ये ट्रांसपोंडर का काम होता है, जो कि ट्रांसपोंडर किसमें फिट होता है? सैटेलाइट के अंदर फिट होता है। अब बड़े ध्यान से सुनना, इसी सैटेलाइट को क्योंकि गोल गोल घूमना है, कैसे घूमना है? गोल गोल घूमना है, तो सिर्फ अर्थ की वजह से ग्रेविटेशन फोर्स तो होता नहीं है जिससे इसे इस ऑर्बिट में छोड़ दिया और ये गोल गोल मस्त घूम रही है। अपने पास अर्थ भी है, यहां पे मून भी होता है, ठीक है, और सन भी होता है। तो उसकी ग्रेविटी की वजह से कहीं ना कहीं इस पे इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से ये यूनिफॉर्म इसी ऑर्बिट में नहीं घूम पाएगा। तो इसे एक ही ऑर्बिट में यूनिफॉर्म एक ही तरीके से घुमाने के लिए इसमें लगाया जाता है भैया सोलर पैनल। सोलर पैनल क्या करेगा? देखो, घूमने का तरीका होता है थ्रस्टर से। थ्रस्टर क्या करता है? इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। अरे जो रॉकेट में पीछे धुआं लगा रहता है ना, थ्रस्टर, उसी को बोलते हैं। थ्रस्टर क्या करता है? इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, क्योंकि गोल गोल घुमाना है, उसी ऑर्बिट में घुमाना है, तो थ्रस्टर क्या करेगा? उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करेगा। अब इस थ्रस्टर को ईंधन चाहिए कि नहीं चाहिए? और वो ईंधन कहां से मिलता है? सोलर पैनल से। सोलर पैनल से इस थ्रस्टर को लाइट मिलती है और उस एनर्जी की वजह से ये चल पाता है। अब आप कहोगे कि दिन में तो चलो भाई सूर्य के सामने है सैटेलाइट, तब तो इसे लाइट मिलेगी और सोलर पैनल काम करेंगे, तब इसका थ्रस्टर चलेगा, जायज सी बात है। लेकिन जब सूर्य की किरणें इस सोलर पैनल पर नहीं पड़ रही तो ये कैसे चलेगा? थ्रस्टर कैसे काम करेगा? तो जब सूर्य की किरणें इस पर अवेलेबल नहीं रहती हैं, तब यहां पे बहुत बड़ा बैटरी पैक लगाया जाता है, जो कि जब सूर्य की किरणें होती हैं तब चार्ज हो रहा होता है, और जब सोलर पैनल काम करना बंद कर देता है तब ये बैटरी पैक काम करता है, जो कि किस किस को चलाता है? ट्रांसपोंडर को चलाता है और थ्रस्टर को चलाता है। थ्रस्टर डायरेक्शन कंट्रोल करता है, ट्रांसपोंडर सिग्नल को रिसीव करता है। अब आपको बात एकदम क्लियर हो गई होगी। क्या सैटेलाइट के अंदर मेन कंपोनेंट है? बैटरी पैक होता है, ट्रांसपोंडर होता है, सोलर पैनल लगे हुए होते हैं, थ्रस्टर होते हैं। आप इन सब का मतलब समझ गए होंगे, और आप ये भी समझ गए होंगे कैसे इनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है। तो देखो, अब होता क्या है, अब हम समझेंगे कि कैसे एक चैनल अपनी टीवी के अंदर आ जाता है। पोगो, आज तक, CNN, बहुत सारे कई चैनल्स हैं, 300-400 चैनल अपनी टीवी के अंदर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं सर? तो देखो, ऐसा मान के चलो ये बेस स्टेशन है,
ये प्रोग्राम सोर्स है, यानी कि ऐसी जगह है जहां पे कंटेंट क्रिएट हो रहा है। आज तक का कंटेंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जो कि 24/7, ठीक है, 24 घंटे 7 दिन मिलेगा आपको, वो कंटेंट यहाँ पे तैयार हो रहा है। कंटेंट करने वाली बिल्डिंग ये रही। अभी कंटेंट करने वाली बिल्डिंग क्या करेगी, जो भी कंटेंट क्रिएट हुआ अपने बेस स्टेशन से किराए पे लिए हुए सैटेलाइट के ट्रांसपोंडर, ये ट्रांसपोंडर बनाने वाली कंपनी अलग होती है, ये लोग क्या करते हैं उन ट्रांसपोंडर्स को किराए पर खरीदते हैं। अब उस कंटेंट के अंदर ये ऐड फिट कर देते हैं, जैसे कि विमल का ऐड करना है, मैं नहीं कर रहा, कई हीरो करते हैं, जैसे कि बाल जल रहे हैं किसी को तो बाल का ऐड करना है, तो ऐड करने वाली कंपनी क्या है, चैनल्स को पैसे देती है कि भैया ये पकड़ो 5 करोड़ रुपए 1 महीने तक, अब एक सीरियल में हमारा ऐड दिखाते रहना लोगों को। तो ऐड करने वाली कंपनी क्या देती है, इनको पैसा देती है, यही सबसे मेन सोर्स है इनका पैसा कमाने का। पैसा मिल गया इनको, अब ये क्या करेंगे, हर वीडियोस के अंदर बीच बीच में ऐड को फिट कर देंगे, ठीक है। अब वो ऐड फिट हो गए किसी प्रोग्राम के अंदर, किसी मान लो आप छोटा भीम देख रहे हो, तो छोटा भीम चल रहा है, बीच में ऐड आ जाते हैं ना, तो वो ऐड फिट किए जाते हैं, वो ऐड फिट हो गए। अब वो बेस स्टेशन से पूरा का पूरा सिग्नल गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा ट्रांसपोंडर के पास। यहां जो ट्रांसपोंडर लगा है वो क्या करेगा, सिग्नल को रिसीव करेगा, एम्पलीफाई करेगा, फिल्टर करेगा, और इसे अपलिंक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी कि जो ऊपर जाने वाला फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल होता है ना, वो ज्यादा होता है। अब जैसे ही यहां से सिग्नल ट्रांसपोंडर में जाने के बाद ये सब हो जाएगा, वो नीचे की तरफ आएगा, जमीन की तरफ ट्रांसमिट होगा, और उसे बोलेंगे डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। अपलिंक फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी कम होती है। अब यहां पे बड़े ध्यान से सुनना, ये क्या है, जैसे ही ये सिग्नल नीचे आएगा, नीचे आने के बाद क्या करेगा, यहां से नीचे आया, ये डीबीएस प्रोवाइडर के पास आएगा। अब आप कहोगे सर ये तो प्रोग्राम सोर्स हो गया, जहां पे चैनल्स हैं, आज तक वालों का हो गया, या मान लो फन इन पाठशाला का हो गया मैं वीडियोस बना रहा हूं और अपने सिग्नल से सैटेलाइट पे भेज दिया। अब ये डीबीएस प्रोवाइडर के पास जाते हैं भाई, तो डीबीएस प्रोवाइडर क्या करते हैं, इस चैनल को एक ही समय में कई सैटेलाइट टीवीज पर ब्रॉडकास्ट करते हैं, एक ही समय में। तो अब डीबीएस प्रोवाइडर क्या है, इनसे सारे सिग्नल को ले लेंगे, अब ये क्या करेंगे, ये फिर से इसको इनक्रिप्ट करते हैं, इसके बिट रेट को सही करते हैं, इसकी क्वालिटी को सेट करते हैं। ये एक चैनल नहीं, ये 300-400 चैनल्स को ले लेते हैं इसी तरीके से। तो इनके पास एक पूरा डीबीएस ऑफिस होता है, जिसमें डीबीएस प्रोवाइडर बैठे रहते हैं, सारे चैनल्स को मर्ज कर देते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं, बढ़िया तरीके से उनकी वीडियोस को सेट कर देते हैं, और उसके बाद ये फिर से सिग्नल भेजते हैं सैटेलाइट के पास, क्योंकि इनके पास अब एक चैनल नहीं है। इनके डीबीएस प्रोवाइडर में क्या है, डीबीएस प्रोवाइडर क्या करते हैं, 300 से 400 चैनल्स होते हैं, 300 से 400 चैनल्स होते हैं, और इन 300 से 400 चैनल्स को इनक्रिप्ट करके दोबारा से सैटेलाइट पे भेजते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पहले तो हर चैनल से 300 से 400 चैनल से सिग्नल ले लिए, फिर दोबारा रीसेंड कर दिए सैटेलाइट पर, और ये भी किराए पर लेते हैं ट्रांसपोंडर। तो एक सैटेलाइट के ट्रांसपोंडर्स पर अब कितने चैनल्स पहुंच गए, 300 से 400 चैनल। ये लोग क्या करते हैं, अब 300 से 400 चैनल पहुंच गए। इस वीडियो में देखो हुआ क्या, एक प्रोग्राम सोर्स ने या चैनल ने अपना कंटेंट क्रिएट किया और उसको एक सिग्नल के फॉर्मेट में सैटेलाइट के ट्रांसपोंडर पर भेज दिया। उसने डीबीएस वालों से सेटिंग कर ली, डीबीएस वालों ने इसके सिग्नल को अपने ऑफिस पर ले लिया, ठीक है, इनक्रिप्ट किया। ऐसे ही डीबीएस वालों ने क्या किया, 300 से 400 चैनल्स का सिग्नल ले लिया, ठीक है, और अपने ऑफिस में एक साथ इनक्रिप्ट किया, उसके बिट रेट सेट किए, बहुत सारी चीज़ें की उसके अंदर ऑफिस में बैठ के। फिर उसके बाद वो सारे वीडियोस या सारी जो भी चीज़ें बनी हुई हैं वो एक सैटेलाइट पर जाएंगी। इन्होंने भी ट्रांसपोंडर किराए पर खरीदा होता है, अब ट्रांसपोंडर पर जाएंगी, फिर वो यहाँ से जाने के बाद अपने घर पर, यानी कि अपने घर पर जो छतरी लगी हुई होती है ना, उस सिग्नल पर आती है। तो ये होता है तुम्हारा एंड सीन। एंड सीन का मतलब घर में बैठे हुए व्यक्ति के पास अब कितने चैनल्स पहुंच रहे हैं टीवी पर, 300 से 400 चैनल्स। अब ये व्यक्ति जब चैनल्स को खोल के देखता है तो इसे दिखते हैं। अब बड़े ध्यान से एक और चीज देखो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये है अपनी छतरी जिस पर हम सिग्नल को एक्वायर कर रहे हैं। नए जमाने की छतरी, नए जमाने का एंटीना तो यही है ना। तो अब एक ही लोकेशन पर दो छतरी भी हो सकती हैं अलग अलग कंपनी की। ये डायरेक्ट टीवी की है और ये डिश टीवी की है।
हो सकता है इसका एंगल अलग हो सकता है इसका एंगल अलग हो। इन दोनों के एंगल अलग अलग क्यों है पता है? क्योंकि इसका जो मालिक है वो इस सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करवा रहा है और इसका जो मालिक है वो इस सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करवा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही लोकेशन पर दो छतरी अलग अलग मुंह करके भी लगी रह सकती हैं, डिपेंड करता है कि वो किस सैटेलाइट से सिग्नल को रिसीव करती हैं। तो ऐसे करके आपकी टीवी पर 300 से 400 चैनल्स आ जाते हैं। लेकिन आपसे भी पैसे लेते हैं ये लोग, 500 रुपए पर मंथ, 400 रुपए पर मंथ, कोई भी चार्ज रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो वो चार्ज रखने का कारण क्या है पूछो। अब ये सिग्नल आया, इस सिग्नल को ना मेरे आस पड़ोसी सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उस सिग्नल की चोरी रोकने के लिए ये सेटअप बॉक्स लाते हैं। उस सेटअप बॉक्स में क्या डाटा इंक्रिप्ट करते हैं और उसमें एक कोड रजिस्टर्ड करते हैं। अगर आपने पेमेंट की होगी तभी ये सिग्नल्स आपकी टीवी में शो होंगे, अगर आपने पेमेंट नहीं की होगी तो ये सिग्नल्स आपकी टीवी में शो नहीं होंगे। तो हर सेटअप बॉक्स के लिए, क्योंकि सेटअप बॉक्स के अंदर जो कार्ड लगा हुआ रहता है ना, उसी में इनक्रिप्ट रहते हैं सारे ये चैनल्स। अब जब आप पेमेंट कर दोगे तभी वो डिक्रिप्ट होंगे और आपको शो होंगे। तो कुछ ऐसे करके ये चैनल्स टीवी पर पहुंच